ऑनलाइन खाना खूब ऑर्डर करते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स खाने की चीज़ें काले प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करके देते हैं। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए कि क्या ऐसा खाना खाने से कैंसर हो सकता है। दुनिया भर में अब एंटीबायोटिक एंटीवायरल दवाएं असर क्यों नहीं कर रही, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए वायरल फीवर में प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आज खाना बनाने का मन नहीं है, चलो खाना ऑर्डर कर लेते हैं। दाल मखनी, मटर पनीर, कोफ्ते, वाह, आधे घंटे में खाना डिलीवर भी हो गया। काले प्लास्टिक के डिब्बों में पैक्ड। आपने खाना झट से खा लिया और डिब्बों को संभाल कर रख लिया कि आगे काम आएंगे। फिर आपने इन डब्बों को महीने इस्तेमाल किया। टिफ़िन के तौर पर इनमें खाना स्टोर किया, गर्म किया। जब ये ख़राब हो गए तो इन्हें फेंक दिया। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको एक बड़ा शॉक लगने वाला है। काले प्लास्टिक के डिब्बों में पैक्ड खाना खाने और इन डिब्बों को गर्म करने से आप कैंसर को दावत दे रहे हैं। केमोस्फेयर एक साइंटिफिक जर्नल है। इसमें 2024 में एक स्टडी छपी। इस स्टडी में 200 से ज़्यादा प्लास्टिक के काले डिब्बों की जांच की गई। इनमें से 85% डिब्बों में जहरीले केमिकल्स पाए गए जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर तक कर सकते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझेंगे काले प्लास्टिक के डिब्बों में खाना पैक करने के नुकसान। साथ ही जानेंगे कि क्या इनमें पैक्ड खाना खाने से कैंसर हो सकता है, खाने को पैक करने का सही तरीका क्या है, किन बर्तनों और डिब्बों में खाना पैक करना सेफ है, और समझेंगे कैंसर से बचने के लिए कौन से टेस्ट करवाएं। सुनिए। बिल्कुल सही बात है। ये काफ़ी हानिकारक हैं और हमारी सेहत को बहुत नुकसान भी पूरा पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, इसके बारे में बहुत डेटा है अब कि कुछ ब्रोमीन नाम के केमिकल्स रहते हैं जो स्पेशली अगर गर्म खाना उनमें स्टोर किया जाए तो ये जो प्लास्टिक कंटेनर है इससे धीरे धीरे केमिकल छूटता है और वो हमारी बॉडी में खाने के द्वारा जमा हो सकता है। लंबे समय पे फिर कैंसर भी बना सकता है। कैंसर ही नहीं, वो ब्रेन डेवलपमेंट में भी हानिकारक है। बच्चों को भी इससे नुकसान है। हार्मोन भी इम्बैलेंस होते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं जिसको। तो ये काफ़ी हानिकारक है और हमें बिल्कुल भी काले प्लास्टिक कंटेनर्स को खाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स को घर में सेव भी कर लेते हैं, स्टोर करते हैं कि खाना बार बार उसी में ही रखते हैं अपने फ्रिज में, छोटे डब्बे की तरह यूज़ होता रहता है या बार बार, पर ये रीयूज़ के लिए नहीं होते। स्पेशली जिस पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कंटेनर लिखा होता है उनको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली प्लास्टिक कंटेनर में हमें खाना रखना ही नहीं चाहिए लंबे समय, स्पेशली गर्म खाना रहता है उसको नहीं रखना चाहिए। मिट्टी के बर्तन होते हैं वो यूज़ किया जा सकता है। एक फूड ग्रेड सिलिकॉन होता है, वो FDA अप्रूव्ड है और हमारी बॉडी के लिए सेफ़ है, तो वो भी आसानी से मिलता है। उसमें स्टोर भी कर सकते हैं और खाना गर्म भी किया जा सकता है। वरना हमारे पास मेटल कंटेनर होता है, स्टेनलेस स्टील के डब्बे होते हैं, और ये सारे जो होते हैं, बाकी जो नेचुरल मटेरियल जैसे बैम्बू हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाते और ये हम यूज़ भी कर सकते हैं खाना स्टोर करने के लिए। आजकल जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं आपने देखा होगा कि वो बायोडिग्रेडेबल टाइप के जो बॉक्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। बैम्बू मटेरियल के भी बॉक्सेस यूज़ किए जा रहे हैं। स्पेशली औरतों में 40 की उम्र के बाद में साल में एक बार ही मैमोग्राम किया जा सकता है। वो छाती का एक्सरे होता है, बहुत मामूली टेस्ट है, सब जगह अवेलेबल है और साल में एक बारी कम से कम ज़रूर कराना चाहिए 40 की उम्र के बाद में, ताकि छोटा से छोटा ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ा जाए। इसके अलावा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, इसके लिए भी पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है। वो सिंपल सा ब्रश से बस एक सैंपल लेते हैं, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती हैं। तो ये भी टेस्ट 30 साल की उम्र के बाद में रिकमेंडेड है और हर 3 साल में एक बार ही कराया जाता है पैप स्मीयर। नहीं तो 5 साल में करते हैं तो HPV टेस्टिंग के साथ करते हैं और आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझाएंगे। और ये भी एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है जो आसानी से किया जा सकता है बिना किसी दर्द या दिक्कत के। इसके अलावा दूरबीन की जांचें होती हैं, जैसे हमारी बड़ी आंत की कोलोनोस्कोपी होती है, दूरबीन की जांच होती है। तो ये भी हम लोग 45-50 ईयर्स के बाद में रेकमेंड करते हैं।
मेल और फीमेल दोनों को करना चाहिए। बड़ी आंत की जांच होती है दूरबीन से, जो साल में 10 साल में एक बार करी जाती है। नहीं तो कम से कम 3 से 5 साल में कम से कम स्टूल का टेस्ट होता है, जिसमें देखते हैं कोई ब्लड के कतरे तो नहीं निकल रहे, या सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है, जो बस बड़ी आंत की शुरुआत का टेस्ट होता है। ये भी आसानी से किया जाता है और हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट PSA टेस्ट है, जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, वो भी 55 ईयर्स के बाद में रिकमेंडेड है और किया जा सकता है। अगर आप अक्सर खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं और ये आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम एक काम करिए, खाना खाने के बाद उस काले डिब्बे को दोबारा इस्तेमाल ना करें। ये सिंगल यूज़ होते हैं। कोशिश करिए आप ऐसी जगह से खाना ऑर्डर करें जहां फूड आइटम्स प्लास्टिक के डिब्बों में पैक ना किए जाते हों। ये आपके और पर्यावरण दोनों के लिए ही सेफ है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। रमेश की तबीयत पिछले 2 हफ्तों से ठीक नहीं हो रही। दवाएं खाने के बाद भी डॉक्टर को अलग अलग दवाएं देनी पड़ रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो असर कर जाएं। पता ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब किसी मरीज पर दवाएं असर करना बंद कर दें, एंटीबायोटिक खाने के बाद भी फायदा ना हो, तो इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। दुनिया भर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों जानें जा रही हैं। ऐसा खासकर उन देशों में हो रहा है जहां रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी है। ये सामने आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट में। इसे 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025 को ग्लास ने तैयार किया है। ग्लास यानी कि ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। इसे WHO ने बनाया है। ये दुनिया भर में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल दवाओं के इस्तेमाल और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नजर रखता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सेहत के लिए टॉप 10 खतरों में से एक है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट उन पर असर करने वाली जो दवाएं हैं उनके खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लें, जिनसे एंटीवायरल, एंटीबायोटिक जैसी दवाएं बेअसर हो जाएं। इसी की वजह से साधारण से इन्फेक्शन भी आसानी से ठीक नहीं होते, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट या पेशाब का इन्फेक्शन। अनुमान है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में मौतों की बड़ी वजह है, खासकर उन देशों में जहां का हेल्थ केयर सिस्टम कमज़ोर है। साल 2021 में 11.5 लाख के करीब लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई, यानी उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ लेकिन उन पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाई। साल 2023 में दुनिया भर में हर 6 में से 1 इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाई। पेशाब से जुड़े हर 3 में से 1 इन्फेक्शन पर दवाएं बेअसर रही। 6 में से 1 ब्लड इन्फेक्शन पर दवाओं ने काम करना बंद कर दिया। ब्लड इन्फेक्शंस बहुत गंभीर माने जाते हैं। इनकी वजह से मरीज के अंग काम करना बंद कर देते हैं, मौत तक हो सकती है। पाचन तंत्र से जुड़े हर 15 में से 1 इन्फेक्शन पर भी दवाओं ने काम नहीं किया, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों में। अब सवाल आता है कि क्या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकते हैं? इसका जवाब दिया मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूजा वाधवा ने। डॉक्टर पूजा वाधवा बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आप पर असर करती रहें तो एंटीबायोटिक्स तभी खाएं जब डॉक्टर कहें। दवाएं उतनी ही डोज और दिनों तक लें जितनी डॉक्टर ने बताई हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स खरीद कर ना खाएं। अगर एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स दिखें या आप इन्हें सहन ना कर पाएं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। साथ ही अपने आसपास और खुद की सफाई रखें। अगर आपको खांसी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो घर पर आराम करें। बाहर निकलने से ये दूसरों में भी फैल सकता है। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। अपने हाथ साफ रखें। खाने का सामान ढक कर रखें और सही तरह स्टोर करें। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। ऐसा करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन भी मौजूद है। बच्चों और बुजुर्गों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इससे न केवल इन्फेक्शन बल्कि गंभीर कॉम्प्लिकेशंस से भी बचा जा सकता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। इस मौसम में हर दूसरे इंसान को वायरल हो रहा है। अब अगर आपको भी वायरल हुआ है और अब भयंकर कमजोरी महसूस हो रही है तो अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन जरूर लीजिए। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा कहती हैं कि बीमारी से उबरने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त प्रोटीन रिकवर करने में मदद करता है क्योंकि प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।
प्रोटीन इम्यून सेल फंक्शन को काम करने में मदद करता है, इम्यून सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में भी मददगार होता है। प्रोटीन के लिए आपको खाने में दालें, राजमा, चना, छोला, काला चना, दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही, चीज़ और पनीर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको सोयाबीन, चिकन, मछली और अंडा भी डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन के अलावा दूसरे फूड ग्रुप की चीज़ें भी आपको अपने डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए और वो भी सही मात्रा में, जैसे अनाज, सब्जी, फल और मेवे। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। स्मोकिंग और शराब से परहेज करना चाहिए। प्रोसेस्ड, रिफाइंड और पैकेज्ड चीज़ों के बजाय ताज़े फल खाइए, सब्जियां खाइए। पर हाँ, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या किडनी की कोई बीमारी है तो ज़्यादा प्रोटीन लेना आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।